नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है अक्टूबर 19, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देता हूं कि जो भी हम UPSC सिलेबस से न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं आज के सेक्शन के अंदर, उसका मेंशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कर दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैप्टर्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप जिस रिलेवेंट चैप्टर को देखना चाहें आप उस चैप्टर पर डायरेक्टली अपनी पॉइंटर को स्किप करा सकते हैं। ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये गाजा से एक तस्वीर सामने आई है। इस बिल्डिंग के ऊपर इजराइल का एक रॉकेट आकर गिरा, जिसके बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आई। बहुत लोगों की जान चली गई है। कॉन्फ्लिक्ट है ये गाजा और इजराइल के बीच में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नक्शे में मेरे साथ आ जाइए। आप मैप में देख सकते हैं ये मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। यहाँ लेज़र हाइलाइटर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर है गाजा, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, नीचे इजराइल है, इजराइल के नीचे इधर इजिप्ट है, ऊपर यहाँ पर लेबनान है। ये सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है इजराइल। और इजराइल को हमेशा देखने को मिला है कि उसे बहुत जगह से अटैक किया गया है, पास्ट में भी ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। अब गाजा इजराइल की हम पर्टिकुलरली बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को सुबह करीबन 6:05 पे गाजा से इजराइल के ऊपर करीबन 5000 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और ये रॉकेट इजराइल की जो कैपिटल है टेल एविव वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। और ये रॉकेट्स के साथ लॉन्च होने के बाद देखने को मिलता है कि सदर्न पार्ट है जो इजराइल का, वहाँ पर कुछ बैरियर्स जो लगाए गए थे इजराइल द्वारा गाजा के बॉर्डर पर, उन्हें तोड़कर बहुत सारे हमास संगठन के आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस आते हैं सदर्न इजराइल में। और वहाँ के गांवों पर जाकर जो भी इजराइल की कम्युनिटी है, वहाँ के बच्चे, बूढ़े या बुजुर्ग या महिलाएं, जो भी उन्हें सामने दिखता है उन्हें गोली मार देते हैं या उनकी गर्दन काट देते हैं। तो एक बारबेरिक एक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जिसे लेकर इजराइल की जो डिफेंस सर्विस है उसने तुरंत रेस्पॉन्स करना चालू कर दिया और गाजा के ऊपर बॉम्बार्डिंग शुरू हो गई। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब इजराइल की आर्मी यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही है वॉर का, तो वो फाइटर्स को मारने के बजाय गाजा के जो शहर हैं उनके पब्लिक एरिया में क्यों रॉकेट दाग रही है। तो आपको जानना है कि गाजा का जो संगठन है हमास, जिसे आतंकवादी संगठन कहा जाता है पश्चिम देशों द्वारा, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसे मानता है कि ये संगठन अपना जो नेटवर्क चलाता है, जहां ये मिसाइलें रखता है, जो भी चीज़ें ये करता है अपने लिए पाथवे बनाने के लिए, ताकि इजराइल इन्हें टेलीस्कोप से या एयर सर्विलांस से देख ना ले। तो ये सब काम गाजा स्ट्रिप के पब्लिक एरियाज के अंडरग्राउंड किया जाता है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करते हैं ये टेररिस्ट हमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत बड़ा पूरे गाजा में बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बना रखा है। जो भी सामान, जो मदद आती है गाजा के लिए पश्चिमी देशों से या यूनाइटेड नेशन से, उसका इस्तेमाल हमस करती है। और हमस जो आतंकवादी संगठन है वो जाकर रॉकेट्स बनाती है, गन्स बनाती है और भी एम्यूनेशंस बनाती है। और बेसिकली ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इसे वेस्टर्न कंट्रीज, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मान रखा है। चाइना इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। अंडरग्राउंड टनल होने की वजह से और लोग होने की वजह से इजराइल की जो डिफेंस सर्विसेज हैं ये इन टेररिस्टों को पकड़ नहीं पाती हैं। लेकिन अब ये जो 7 अक्टूबर के बाद से जो इंसिडेंट देखने को मिले हैं, इसमें जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज है उसने बहुत सारी मिसाइलें फलस्तीन जो रेजिडेंट एरिया है गाजा स्ट्रिप में, वहाँ पर दागना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है लोगों को निकलने की चेतावनी नहीं दी जाती है। कोई भी ड्रोन स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक करने से पहले इजराइल की जो डिफेंस एजेंसी है वो जिस भी घर के ऊपर जो उसका टारगेट होने जा रहा है, उसको जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पर, जो भी सिविलियंस हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है फ़ोन के थ्रू कि आप ये जगह छोड़ दें। अब यहाँ 7 अक्टूबर के बाद देखने को मिलता है कि इजराइल कहता है कि ये जो वॉर हुई है, ये जो वॉर शुरू की गई है हमास के द्वारा, इसे अब इजराइल ही ख़त्म करेगा और ये हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये कहना है इजराइल का। और कुछ दिन चलते चलते यहाँ पर जब आप देख सकते हैं, ये परसों से आंकड़ा है इजरायली कितने मरे हैं, तो करीबन 800 इजरायलियों की मौत हो गई है और करीबन 2243 इजरायली घायल हैं। उसके बाद फलस्तीन जो गाजा स्ट्रिप में अटैक्स हुए हैं वहाँ पर हम देखते हैं तो करीबन 560 फलस्तीनी लोगों की मौत हो गई है और करीबन 16 वेस्ट बैंक के अंदर मौतें देखने को मिली। अब यहाँ मैप में आप देख लें, ये वेस्ट बैंक एरिया है, ये भी फलस्तीनी यहाँ भी रहते हैं और गाजा स्ट्रिप में भी फलस्तीनी रहते हैं। और गाजा स्ट्रिप में यहाँ पर हमास संगठन यहाँ पर मौजूद है गाजा स्ट्रिप के अंदर। इसके बाद फलस्तीनियों की बात करें तो फलस्तीन में करीबन 2900 लोग इंजर्ड हैं और 80 वेस्ट बैंक के अंदर घायल हैं। ये गाजा स्ट्रिप में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है इजराइल द्वारा, ये कितना घातक होता जा रहा है। अब इसी को लेकर पहली न्यूज़ जो हम कवर करने जा रहे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं।
इजराइल एंड हमास ट्रेड ब्लेम ओवर हॉस्पिटल ब्लास्ट। अब जो ये सिलसिला चल रहा है उसी में देखने को मिला कि कल एक अस्पताल में, जो कि गाजा सिटी हॉस्पिटल कहलाता था, इसमें एक रॉकेट आकर गिरती है। यहां पर आप पहली पिक में देख सकते हैं। और ये रॉकेट वहां जब गिरती है तो वहां ऑलरेडी पहले से ही वो लोग लाए जा रहे थे, वो लोग भर्ती थे जिनका इलाज चल रहा था, वहां ऑलरेडी इमरजेंसी सिचुएशन थी। उसके बाद रॉकेट गिरने के बाद वहां पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर देखने को मिला और जो सिविल वॉलंटियर्स हैं उनका मानना है कि करीबन 500 लोग वहां तुरंत ऑन द स्पॉट मारे गए। डॉक्टरों का कहना था कि हर जगह बॉडी ऑर्गन्स पड़े हुए थे, फैले हुए थे। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिसाइल स्ट्राइक हो जाने के बाद अस्पताल के ऊपर ये जो सिविल वॉलंटियर्स हैं ये बच्ची को लेकर दूसरे अस्पताल जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी है और ये हॉस्पिटल पे आके रॉकेट एक गिरी है और आग लगी हुई आप देख सकते हैं ये पूरा। अब इसी को लेकर बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को कंडेम किया है और WHO ने भी साथ ही कंडेम किया है कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर ऑलरेडी सिविलियन होता है जो कि इंजर्ड है, और वहां पर अगर कोई ऐसा हमला होता है तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत पीड़ा की बात है। उसके बाद भारत की तरफ से भी प्रक्रिया आई, तो भारत की तरफ से प्रक्रिया रखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने कहा कि जो गाजा स्ट्रिप में अस्पताल के ऊपर बम ब्लास्ट किया गया है, जो मिसाइल अटैक हुआ है, वो बहुत निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब जब ये सारी चीज़ें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर उठ रही थी तो उसी पर इजराइल के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी कि इजराइल की जो मिसाइल है वो आकर गिरी है अस्पताल के ऊपर। लेकिन इजराइल ने कुछ ऐसे सबूत दिए, सामने रखे, जिससे माना गया कि हमास जो आतंकवादी संगठन है ये ही अंडरग्राउंड, जो मैंने आपको बताया पहले कि अंडरग्राउंड टनल्स में अपना नेटवर्क रखते हैं, वहीं से रॉकेट लॉन्च करते हैं ये लोग। तो ये अपनी अंडरग्राउंड टनल से रॉकेट लॉन्च कर रहे थे और वो रॉकेट और उस रॉकेट का प्रोपल्शन खत्म हो जाने के कारण वो वहीं आकर गिर जाती है फलस्तीन के अस्पताल के ऊपर ही। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है गाजा इजराइल से। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बिदेन इजराइल के दौरे पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनसे जाकर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा। और एक और चीज़ देखने को मिली यहाँ करीबन कि जो इजराइल ने गाजा के लिए फूड और फ्यूल और पानी बंद कर दिया है ताकि जो आतंकवादी हैं उन्हें जो जनता है वही आकर सामने रख दे। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कहा है कि ये डेडलॉक को ख़त्म करवाने के लिए हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे और जो आम सिविलियन हैं, जो अस्पताल का काम है, पानी बिजली का काम है, ये दोबारा शुरू करवाने के लिए हम आग्रह करते हैं इजराइल से। उन्होंने ऐसा रखा अपना पक्ष। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो चल रहा है तो ये वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इसके बाद से वॉर्स होती रही हैं, हम किसी अपने प्रोग्राम में देखेंगे, हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे इजराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट को। ये बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। ज्यूइश को पहले हम ज्यू को समझेंगे, ज्यू जो रिलीजन है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों कहा जाता है कि ज्यूइश का परसिक्यूशन हर जगह किया जाता है, हर देश द्वारा किया गया है बहुत ऐतिहासिक समय से। और आज भी आप यही देख सकते हैं जो साउथ इजराइल में अटैक किया गया है हमास के आतंकवादियों द्वारा, तो उसमें भी वही बारबारिक एक्टिविटी देखने को मिली कि लोगों के सिर काट दिए गए, छोटे छोटे 4-4 महीने के बच्चों को भी गोली मार दी गई। तो ऐसा क्या चीज़ है, इसे हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, पूरा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और गाजा के बीच में। इजराइल और गाजा ये एक बहुत टफ डिप्लोमेटिक सीन होने जा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज भी वहां पर यही सेम स्थिति बनी हुई है कि इजराइल की तरफ से गाजा में बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं और हमास भी रॉकेट लगातार लॉन्च कर रहा है इजराइल के ऊपर। अब एक चीज़ और आपको यहाँ समझनी है कि जो इजिप्ट है, लेबनान है, ईरान है और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन्होंने भी एक तरह से इजराइल को कंडेम करना शुरू कर दिया है। ईरान का बयान आया है कि अगर इजराइल अपने आप को गाजा के ऊपर अटैक करने से नहीं रोकता है तो जो लेबनान में हिजबुल्ला है वो इजराइल के ऊपर अटैक खोल देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इजराइल अपने जो वेस्ट में है, वेस्ट में अपने फाइट अभी ले रहा है। अगर ईस्ट में लेबनान और ईरान भी साथ में मिलकर इजराइल के ऊपर मोर्चा खोल देते हैं तो यहाँ एक समझने बहुत दिक्कत वाली चीज़ देखने को मिलेगी। इजिप्ट के साथ इजराइल का पैक्ट है कि इजिप्ट और इजराइल वॉर में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत पुराना पैक्ट है, लेकिन अब जो भी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन होगी उसमें देखने को मिलेगा क्या है। तो आप बस एक चीज़ समझिए कि वॉर ये अभी जो इजराइल और गाजा के बीच में चल रही है ये अभी जल्दी नहीं खत्म होने वाली है और इसके परिणाम और ज़्यादा भयानक अभी देखने को मिलेंगे। आगे हम चलते हैं। ऑल सेट फॉर लॉन्च, रैपिड एक्स ऑफर्स हाई स्पीड ट्रेवल, मॉडर्न एमिनिटीज एट अफोर्डेबल प्राइस। क्या है, तो आप ये जो मेट्रो रेल देख रहे हैं मेरे सामने, इसे कहते हैं रैपिड एक्स रेल सिस्टम। इस रैपिड एक्स रेल सिस्टम को शुरू किया गया है दिल्ली और मेरठ के बीच में। अभी ये एक प्रोग्राम के थ्रू बनाई जा रही है जिस प्रोग्राम का नाम है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और एनसीआर का जो एरिया है वहाँ से बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं। जैसे मेरठ है तो मेरठ से बहुत लोग अप डाउन करते हैं दिल्ली पे जॉब के लिए। उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए ये दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया गया है और शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। इसका पहला स्ट्रेच खोल दिया गया है जो कि 17 किलोमीटर का स्ट्रेच हो गया है अब, और टोटल इसकी जो लेंथ होने जा रही है वो 82 किलोमीटर होने जा रही है दिल्ली से मेरठ तक के बीच में। इस रेल की रफ्तार करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसमें प्रीमियम लाउंज भी होगा, ऑर्डिनरी लाउंज भी होगा और इसका किराया 20 रुपये से शुरू होगा। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसा इसका किराया होगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि पहला इसका स्ट्रेच खोला गया है 17 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ के बीच में। अब ये पूरी 2025 तक तैयार हो जाएगी, तो 2025 तक जो पूरा 82 किलोमीटर है दिल्ली से मेरठ उसे रैपिड एक्स द्वारा पूरा किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं। द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल अनसर्टेनिटी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में कि क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में। तो ये बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि कैसे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में एक वेव की तरह बनकर आया है कि बहुत सारी नई नई पॉसिबिलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें देखने को मिल रही है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बुक लिखी जाती थी तो आजकल देखने को मिला है कि एआई ही बुक भी लिख सकता है, नॉवेल भी लिख सकता है, गाने भी लिख सकता है, म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है। तो ये जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगा। अब ये बात करते हैं कि जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसे हमें बहुत परख कर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे थ्रेट भी होंगे और बहुत सारे डेंजर भी होंगे जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वेव जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेव आई है ये जस्ट अभी शुरू हुई है और आगे देखने को मिलेगा कि ये वेव हमें कहाँ और किस दिशा में लेकर जाएगी। यहाँ पर इन्होंने हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की भी बात की, क्योंकि आपको देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इजराइल भी कर रहा है, साथ ही साथ हमास भी कर रहा है और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जो वॉर में उतर सकते हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यमन जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था एक टाइम पर, उसने भी अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, बहुत सारे वेपन्स होल्ड कर लिए हैं और सबसे ज़्यादा मदद ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब ह्यूमन को ये मिला है तो ह्यूमन का जो पोटेंशियल है किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का वो एग्रेसिव है। जैसे कि इंसान ने बम बनाना सीखा, बंदूकें बनाना सीखा, गोली बनाना सीखा और आप देखते हैं कि कितने हज़ार हज़ार करोड़ों की डिफेंस की डील्स साइन होती हैं, कितना ज़्यादा एम्यूनेशन यूज़ किया जाता है। तो ये बात करते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है और ये पहली वेव जो आ गई है ये बिगनिंग हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आगे का जो वर्ड है उसमें हमें अपने आप को बहुत देख कर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं लेकिन इसके थ्रेट और डेंजर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कुछ सालों पहले जापान में करीबन 3 रोबोट बनाए गए थे जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी दी गई थी। अब ये 3 रोबोटों को जो जापान की ट्रेनिंग डिफेंस ट्रेनिंग फोर्स होती है उसके साथ ट्रेनिंग कराई जा रही थी, जिसमें देखने को मिला कि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला रोबोट था उसने अपने आप को रीप्रोग्राम करना चालू कर दिया, उसने अपने आप को अवेयरनेस बढ़ाना चालू कर दिया और अपने ही लोगों पर हमला शुरू कर दिया उसने। इसके बाद उसे जो रोबोट था उसे कैसे भी काबू में करके उसके बाद जो रोबोट था उसे काबू में करके उसका फ्यूज वगैरह हटा दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद देखने को मिला कि उस रोबोट ने खुद को सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर लिया अपने आप को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक छोटा सा बॉक्स नहीं है, ये एक पिंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं हम और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाएगा जो हमारे लिए 100% थ्रेट और डेंजर दिखाएंगी। तो ये बात करते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट को देखना चाहिए नए वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि अभी जो है ये केवल शुरुआत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आगे हम चलते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से होने जा रहा है। सबसे पहले आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख लें तो चाइना ने 2013 में एक पॉलिसी शुरू की थी और इस पॉलिसी के थ्रू चाइना क्या करने जा रहा है, तो वो चाइना का यहाँ आप देख सकते हैं जिंगजियान है ये जगह चाइना की, यहाँ से ये पूरा मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप होता हुआ अपने आप को रशिया से कनेक्ट करेगा और समुद्र के रास्ते ये अपने आप को श्रीलंका, कोलकाता और ये यहाँ से कनेक्ट करके वेनिस से कनेक्ट करने का ये इनका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं कि चाइना की कोशिश है कि जैसे एंशिएंट टाइम में चाइना का दबदबा होता था ट्रेड के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होती थी उसके ऊपर, तो चाइना चाहता है कि दोबारा से वर्ल्ड वाइड चाइना की जो एंशिएंट टाइम पर ट्रेड चल रही थी वैसे ही दोबारा शुरू हो जाए।
इसी को लेकर 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया जाता है चाइना द्वारा। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली, ये 10 साल हो गए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, इस वजह से ये एडिटोरियल लिखा गया है। आपको चाइना चाहता था कि भारत भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करे, लेकिन भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया। भारत की आपत्ति है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया गया है चाइना द्वारा, ये भारत के कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है, और इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बना रखी है। अब आपको समझना है कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना को वर्ल्ड सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना और इसी चीज़ को लेकर बहुत आगे चलने की कोशिश कर रहा है। हम अगर अपने पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत कर दी है। बहुत सारी चीज़ें चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे सप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। और चाइना कर क्या रहा है बेसिकली, तो चाइना दूसरे देशों की लोन देने के नाम पर मदद कर रहा है और उन्हें महंगे लोन दे रहा है, और उनकी जो ज़मीन है, क्योंकि वो लोन तो उसे चुका नहीं पाएंगे, तो उनकी ज़मीन पर वो कब्जा कर ले रहा है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अभी देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। आगे हम चलते हैं। द एब ओरिजिनल रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप जिस्ट से समझ लें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एब ओरिजिनल ट्राइब्स होती हैं। एब ओरिजिनल ट्राइब का मतलब आदिवासी, वहाँ के लोग जो सबसे पहले से वहाँ बसे हुए हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए एक वोट कराया गया एक रेफरेंडम के थ्रू। रेफरेंडम आप जान लें, रेफरेंडम का मतलब होता है कि कोई भी सरकार आती है कोई सवाल लेकर, और उस सवाल में सवाल रखा जाता है और जनता से पूछा जाता है कि हाँ या नहीं, पक्ष या विपक्ष। अब यहाँ पर ऐसा ही एक रेफरेंडम ऑस्ट्रेलिया के अंदर रखा गया, जिसमें रेफरेंडम का सवाल था कि क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान में एब ओरिजिनल जो आदिवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें फर्स्ट सिटीजन का दर्जा दे दिया जाए। तो वहाँ के मेजॉरिटी 60% लोगों ने इस चीज़ से मना कर दिया है कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए अपने संविधान में, और 40% लोगों ने कहा है कि जो एब ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि आदिवासी ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें ऐसा संविधान में लिखा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी प्राउड of your identity, be proud of the 65,000 years of history and culture that you are part of, and your rightful place in this country. We will carry on and we will move forward and we will thrive. अब यहाँ देखने को क्या मिला है कि रेफरेंडम जो कराया गया था ये कैंसिल हो गया है, क्योंकि इसे नो वोट्स ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश लोगों ने जाके इनहेबिट किया। इससे पहले यहाँ पर एब ओरिजिनल्स रहते थे, जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग हैं, जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वहीं के जो नेटिव्स हैं वो सब रहते थे। उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ कोलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। इंडिया लाइकली टू साइन डील विद यूएस फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स बाय फेब 2024। तो जब जो बिडेन भारत आए थे तो भारत और यूएसए के बीच एक डील साइन हुई थी, जिसके तहत भारत 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ड्रोन है। ड्रोन क्या होता है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, जिसमें कोई पायलट नहीं होता है, बजाय इसे रिमोट से चलाया जाता है, और ये आसानी से जाकर बिना आवाज़ किए, बिना रडार में पकड़ में आए, ये जाकर जो भी जहाँ पर भी अटैक करना है वहाँ पर जाकर ये अटैक कर सकता है, या सर्विलांस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है ड्रोन्स को। यहाँ पर जब MQ-9B ड्रोन्स की बात है तो ये यूएस का एक ड्रोन है। इससे पहले जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये MQ-9A की तस्वीर है, और नीचे ये अपग्रेडेड वर्जन है इसका MQ-9B। तो भारत खरीदने जा रहा है 31 MQ-9B ड्रोन्स यूएसए से, और इस डील को साइन कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। ऐसा देखने को हमें मिल सकता है कुछ ही दिनों में। आगे हम चलते हैं। राम टेम्पल ट्रस्ट रिसीव्स FCRA लाइसेंस टू एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन। राम मंदिर आपको पता है अयोध्या में इसे बनाना शुरू कर दिया गया है। अब इसे बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो उसकी लागत निकालने के लिए बाहर से जो चंदा आना है, विदेशी से जो चंदा आना है, उस चंदा को लेने के लिए भारत के अंदर एक प्रावधान है जिसे हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये प्रावधान जो भारत के अंदर रखा गया है, इस प्रावधान पर जब मंजूरी मिल जाती है उसी के बाद से आप विदेशी फंडिंग ले सकते हैं, बाहर से विदेशों से पैसा ले सकते हैं। तो जो अयोध्या का राम टेम्पल ट्रस्ट है, इसे FCRA का लाइसेंस दे दिया गया है। अब ये बाहर से आए विदेशी डोनेशन जो आएंगे इस मंदिर को बनाने के लिए, जो भी इस ट्रस्ट के पास, उसे ये अप्रूव कर सकता है, उसे ये ले सकता है, और गवर्नमेंट इस चीज़ का अप्रूवल दे चुकी है FCRA लाइसेंस देकर। आगे हम चलते हैं। सेंटर रेजेज MSP फॉर राबी क्रॉप्स, फार्मर्स अनहैप्पी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए MSP क्या होता है। तो MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मानते हैं कि आप एक किसान हैं और आप जाकर खेती करने जा रहे हैं, आप कुछ फसल
उगाने के लिए आप कुछ बीज खरीद कर लाए, कुछ खाद खरीद के लाए, कुछ फर्टिलाइजर लेके आए, कुछ ट्रैक्टर आपने किराया पर लिया, सींचने के लिए आपने पानी की व्यवस्था की, उसके बाद आपने पूरी बुआई की और अंत में देखने को मिला कि जब आप उस फसल को काट कर बाजार में बेचने जाएं और आपको आपकी लागत से भी कम दाम मिले तो ये आपके लिए घाटा होगा। इसी चीज से बचाने के लिए किसानों को सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। बहुत सारी फसलों के ऊपर, गेहूं, चावल, दालों के ऊपर भी और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर रखी जाती हैं। तो यहां पर देखने को मिला है कि जो राबी सीजन, अब जब खारिफ की बुआई खत्म हो चुकी है और राबी की बुआई शुरू होने वाली है, तो राबी की बुआई शुरू होने से पहले भारत की एक कमीशन है जो कि कहलाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। तो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये निकालती है कि कितना पैसा हमें किसानों को देना है जिससे वो घाटे में ना रहें, घाटे से ऊपर रहें। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर किसान किसानी करता है, कुछ किसी चीज़ की पैदावार करता है, तो उसे बहुत सारे, जैसे उसे ईंधन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई के लिए बीज की ज़रूरत होती है, हार्वेस्टर की ज़रूरत होती है, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को, ज़रूरतें इनकी पूरी कर लेने के बाद किसान को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके, इसलिए ये एक मिनिमम सेलिंग प्राइस रखा जाता है। अब इस बार देखने को मिला है कि केंद्र सरकार ने राबी के क्रॉप पे जो फसल होने जा रही है, इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।